गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। बेटा जैसे कि आपको पता है आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो आपके लिए आज जो यूनिट है, जो चैप्टर है आपका, ये है बेटा पॉलीमर्स, है ना। पॉलीमर्स यानी बहुलक, जिसको बहुलक कहते हैं। तो पॉलीमर्स को थोड़ा हम डिटेलिंग जानेंगे आज की वीडियो के माध्यम से। तो पॉलीमर्स क्या होता है ना। जनरली आपने देखे होंगे बेटा कि पॉलीमर्स जो है बहुलक, ठीक है। पॉलीमर्स दो शब्दों से मिलकर के बना है बेटा। पॉली यानी मैनी जिसको कहते हैं, और मर्स मीन्स होता है यूनिट। पॉली यानी मैनी, मैनी मीन्स बहुत, ठीक है, बहुत अधिक। और मर्स मीन्स होता है बेटा यूनिट, यूनिट यानी इकाई, जिनको हम कह सकते हैं इकाई। तो बहुत सारी इकाई, सीधे सीधे मतलब मीनिंग उसका हो रहा है बहुत सारी इकाई। अब इकाई कौन सी, कि ऐसे सूक्ष्मतम यानी दो या दो से अधिक छोटी छोटी, प्लस प्लस मान लो, ये छोटी छोटी सरलतम सूक्ष्मतम इकाइयां जब कंबाइन होती है, एक साथ संयुक्त हो जाती है, तो एक उच्च अणुभार वाला यौगिक बन जाता है। इस प्रकार से मान लो एक उच्च अणुभार वाला यौगिक बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं। और ये सूक्ष्मतम इकाइयां क्या कहलाती है बेटा, मोनोमर्स, एकलक कहलाती हैं। इन छोटी छोटी इकाइयों को एकलक कहते हैं, और जो बनने वाला उच्च अणुभार वाला यौगिक होगा उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। बहुलक प्राय क्या होता है, उच्च अणुभार वाला यौगिक होता है, जिसमें बहुत छोटी छोटी सूक्ष्मतम इकाइयां, बहुत छोटी छोटी सूक्ष्मतम इकाइयां क्या होती हैं, संयुक्त होने में सक्षम होती हैं, और संयुक्त होकर के क्या बना देती है, उच्च अणुभार वाला यौगिक बना देती है। मान लो जैसे ये मार्कर है कि ये छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा, मॉलिक्यूल, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना है, ठीक है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना है। और ऑलरेडी तब क्या होगा, उसका हायर मॉलिक्यूलर मास हो जाता है, उच्च अणुभार वाला बन जाता है। तो उच्च अणुभार वाला यौगिक बनाएंगे, जिसे क्या कहेंगे, बहुलक कहते हैं। और यह क्रिया क्या कहलाती है बेटा, बहुलीकरण कहलाती है, पॉलीमराइजेशन कहलाती है। इस क्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। तो मोनोमर्स क्या होगी, मान लो M प्लस M, इनके आगे मैं N लगा रहा हूँ, ये मान लो मोनोमर्स हैं, दो या दो से अधिक, तो दो है यहाँ पे। ये भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं। तो मान लो ये है, ये N बेटा नंबर ऑफ मोनोमर्स, ये एक लोगों की संख्या को डिनोट करता है, एक लोगों की संख्या को दिखाता है। तो ये दो भिन्न भिन्न मोनोमर्स हो गए, गिव्स N, स्मॉल n जो है ना इनमें, मोनोमर्स की संख्या को दिखाता है, कितने भी मॉलिक्यूल्स वो हो सकते हैं। तो इस तरह से ये गिव्स। अब बहुलीकरण कैसे बनेंगे, तो ये आपके आगे बेटा इनको कहते हैं एकलक, मोनोमर्स, मोनोमर्स गिव्स। ये किस तरह से जोड़ेंगे, अब किसी भी एकलक अणु में जितने कोवलेंट बॉन्ड, कोई भी बहुलक जो होता है बेटा, वो कोवलेंट बॉन्ड, जिन्हें सहसंयोजी बंध कहते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनके द्वारा वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं बहुलक। अब प्राय बेटा इन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े होते हैं, तो इनमें बॉन्डिंग हमने दिखानी है, तो सी कर दिया हमने बॉन्डिंग, फिर M, फिर वो बॉन्डिंग M से जुड़ा, और डैश, फिर बॉन्डिंग क्लोज, और बाहर से क्या लगा दो, इसका N। जिस तरह से N इनमें पहले लगा है, इसमें लास्ट में लगा देना। तो इट्स अ पॉलीमर। ये आपका बहुलक हो गया बेटा, ये एकलक हो गया। क्लियर हो गया। तो एकलक क्या होते हैं, कि एकलक ऐसे सूक्ष्मतम अणु होते हैं, ऐसे सरल अणु जो कंबाइन होने में एक तो बेटा सक्षम होते हैं, और कंबाइन होकर के यानी संयुक्त होकर के उच्च अणुभार वाला, हायर मॉलिक्यूलर मास वाला क्या बना देती है, यौगिक बनाती है, एकलक कहलाते हैं। बनने वाला पदार्थ बहुलक कहलाएगा, और इस क्रिया को पॉलीमराइजेशन कहते हैं, बहुलीकरण कहा जाता है। तो ये बहुलक की क्रिया होगी। अब बहुलक आपने देखे होंगे बेटा, पॉलीमर्स क्या होते हैं, बहुत अधिक अणु, यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें बहुत सारे सूक्ष्मतम अणु होते हैं, बहुत सारे सूक्ष्मतम अणु होते हैं, ठीक है। और प्राय क्या होते हैं बेटा, हमारे दैनिक जीवन में हमने देखे होंगे बहुलक, हमने जनरली सुना है कि बहुलक क्या होते हैं, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे अत्यंत उपयोगी होते हैं। अब कैसे कैसे उपयोगी होते हैं, आपने जनरल देखे होंगे बेटा, कुछ प्राकृतिक बहुलक होते हैं, कुछ संश्लेषित बहुलक होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे हैं, कौन कौन से, जैसे गिन लो। प्राकृतिक बहुलक में जैसे रबड़ है, हमारी लकड़ी हो गया, मोम हो गया, जिलेटिन हो गया, ग्लूकोज हो गया, सेलुलोज हो गया, ये सारे क्या है, प्राकृतिक पॉलीमर्स होते हैं, जिनका प्रयोग हम बेटा अपने दैनिक जीवन में करते हैं। और ग्लूकोज वैसे कार्बोहाइड्रेट में आ गए, लेकिन जो अनदर देन मैंने आपको बोले, प्लास्टिक है, ये सारे। तो प्लास्टिक, बोतलें, जो हमारे और भी चीजें, और भी बहुत सारी ऐसी उपयोगी वस्तुएं, बैकेलाइट है, ठीक है, ये पाइप है, पीवीसी पाइप है, बोतलें हैं, इनका घर में जितना भी हम यूज करते हैं, प्लास्टिक वगैरह, ये क्या है, हमारे सारे बहुलक होते हैं। हम दैनिक जीवन में बहुत सारा इनका उपयोग करते हैं। तो पॉलीमर से हम चारों ओर से घिरे हुए हैं। दो प्रकार के होते हैं बेटा, सिंथेटिक होते हैं और नेचुरल होते हैं। नेचुरल जो हमारे प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रकृति द्वारा कैसे, कि प्रकृति में बेटा बहुत सारे हमारे ऐसे सोर्सेज हैं, जैसे जीव जंतु हो गया और वनस्पतियां होगी, इनसे हम प्राकृतिक बहुलक प्राप्त करते हैं। लकड़ी वगैरह लगा लो, सेलुलोज लगा लो, ये कहाँ से प्राप्त होती है, प्रकृति से। रबड़ कहाँ से प्राप्त होता है, प्रकृति से। और कुछ सिंथेटिक होते हैं, जिन जो
मानव निर्मित होते हैं और कारखानों में यानी लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं। मानव निर्मित बहुलकों को संश्लेषित बहुलक कहा जाता है। ये मानव निर्मित बहुलक आपके लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं, जैसे नाइलॉन है, पॉलीथीन है, पॉलीप्रोपिलीन है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, प्लास्टिक है, ये सारे तैयार किए जाते हैं। इट्स अ सिंथेटिक पॉलीमर्स, ये सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। तो थोड़ा सा और इसकी डिटेलिंग की जान लेते हैं बेटा। जो पॉलीमर शब्द की उत्पत्ति थी, पॉलीमर शब्द का सबसे प्रयोग एक जॉन्स बर्जिलियस जॉन्स बर्जिलियस ने क्या किया था बेटा, 1833 ईस्वी में किया था। 1833 ईस्वी में पॉलीमर शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम किसने की थी, जॉन्स बर्जिलियस ने की थी। और 1907 में एक साइंटिस्ट और हुए बेटा, 1907 में बैकेलैंड, न्यू बैकेलैंड, 1907 ईस्वी में एक बैकेलैंड करके साइंटिस्ट हुए हैं, जिन्होंने क्या किया था बेटा, पहला पॉलीमर बैकेलाइट का आविष्कार किया था। पहला बैकेलैंड ने 1907 ईस्वी में पहले आविष्कार किया था बेटा बैकेलैंड का, है ना। तो इस प्रकार से ये पॉलीमर्स का स्टार्टिंग है। पॉलीमर्स क्या है, एक प्रकार के कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। कार्बनिक यौगिक हम पढ़ रहे हैं उसको ऑर्गेनिक रसायन में, है ना। तो ये भी एक कार्बनिक कंपाउंड होता है। और इसके अलावा बेटा बहुत सारे कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, इनको हम कार्बनिक कंपाउंड में ही पढ़ते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है, आरएनए, जो भी है, ये वसा है, ठीक है, प्रोटीन्स हो गए, ये ऑल ऑफ देम जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। इसी प्रकार से पॉलीमर्स भी क्या है, कार्बनिक कंपाउंड होता है, लेकिन ये इसका हायर मॉलिक्यूलर मास होता है, उच्च अणुभार वाला यौगिक है, जो प्राय ऐसी सूक्ष्मतम सरल छोटी छोटी सूक्ष्म इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। तो ये हमारा पॉलीमर्स था बेटा। इसका अब आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आना था बेटा, क्लासिफिकेशन, उसकी वीडियो में पहले ही आपको भेज चुका हूँ, वो भी आपको मिल जाएगी। तो क्लासिफिकेशन, अब हमने इसमें जो आगे टॉपिक चलना है, आगे टॉपिक जो होगा, आगे जो टॉपिक होगा, तो क्लासिफिकेशन की वीडियो बेटा, क्लासिफिकेशन की वीडियो आपको अलग से मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा बेटा हमने आज जो पढ़ने थे इसमें कि कुछ क्लासिफिकेशन में 5 टाइप में क्लासिफिकेशन होता है ना, उत्पत्ति के आधार पे, आणविक बलों के आधार पे, विभिन्न टाइप्स में उसका क्लासिफिकेशन होता है। तो वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। लेकिन आज हम पढ़ने हैं सम कमर्शियल, कुछ व्यावसायिक महत्वपूर्ण बहुलक किस प्रकार से प्रिपरेट होते हैं, क्या उनके उपयोग हैं, वो हमने आगे देखना है। तो 2 टाइप्स में उन्हें क्लासिफाइड किया गया है। उसके अलावा बेटा अभी मैं बात कर रहा था पॉलीमर्स में थोड़ा कि कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। तो लगभग बेटा हमारे 10 लाख से ऊपर कार्बनिक यौगिक ज्ञात हो चुके हैं, 10 लाख से ऊपर कार्बनिक यौगिक है। इसीलिए तो केमिस्ट्री बेटा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग बनी, उनमें से पॉलीमर्स भी एक है। पॉलीमर्स इसलिए एक हो गए क्योंकि बेटा कार्बनिक कंपाउंड के इंटरनल आते हैं, ठीक है, वो 10 लाख में ही काउंटेबल होते हैं। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण यौगिक पढ़ने हैं इनके, ठीक है। तो आज हम देखेंगे जो आगे some important polymers, कुछ प्रमुख बहुलक। इन्हें 2 टाइप्स में होते हैं बेटा। पहला एक एडिशनल होते हैं, एडिशनल पॉलीमर, बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है। एडिशनल पॉलीमर, योगात्मक बहुलक जिनको कहते हैं, शॉर्ट में लिख दो योगात्मक बहुलक, ठीक है। अब योगात्मक बहुलक को हम पहले पढ़ेंगे। योगात्मक बहुलक आपको पता है क्या होते हैं। योगात्मक बहुलक यानी वे बहुलक जिनमें क्या होते हैं बेटा, एक ही प्रकार के एकलक जिनकी संरचनात्मक इकाई एक ही प्रकार की होती है, यानी उनमें एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। जब ऐसे एकलक अणु प्राय बेटा 2 या 2 से अधिक एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह वाले एकलक प्राय कंबाइन होते हैं और संयुक्त होकर के उच्च अणुभार वाला यौगिक बना देंगे, वो बहुलक क्या कहलाएगा, योगात्मक बहुलक कहलाता है। क्या क्रिया क्या कहलाएगी, योगात्मक बहुलीकरण कहलाती है। इनमें बेटा संरचनात्मक इकाई भी एक ही होती है। इनमें अगर क्रियात्मक समूह की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप भी एक ही होगा, यानी डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड ही उन्हें एकलक में होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड ही होगा, या हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा तो हाइड्रोक्सी ग्रुप ही होगा। दोनों में चाहे 2 है या 2 से कितने भी अधिक हो, एक ही प्रकार के होने चाहिए। तो एडिशनल बहुलक कहलाता है, ठीक है। और उनमें कोई अनदर मॉलिक्यूल्स का निष्कासन नहीं होता है, ओनली पॉलीमर्स बनता है, तो एडिशनल बहुलक होते हैं। तो पहले एडिशनल और दूसरा टाइप कौन सा चल रहा है इनके आधार पे, संगनन बहुलक, कंडेंसेशन पॉलीमर। वो कंडेंसेशन हम आगे पढ़ेंगे, पहले एडिशनल में देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण बहुलकों में पहला आता है बेटा योगात्मक बहुलक। और योगात्मक बहुलक का भी पहला टाइप हम पढ़ेंगे बेटा, ए टाइप होता है पॉलीओलोफिन्स,
पॉलीओलोफिन्स। अब पॉलीओलोफिन्स क्या होते हैं? तो पॉली तो ऑलरेडी बहुलकों के आगे लग गया, और ओलोफिन्स क्या होता है बेटा, किसका नाम है आपको सभी को पता है। पॉलीओलोफिन, ओलोफिन्स किसको कहते हैं? डबल बॉन्ड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड, जिसको एल्कीन्स भी कहते हैं। तो पॉलीओलोफिन्स यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ओलोफिन्स इनको कहा जाता है। डबल बॉन्ड कंपाउंडों को ओलोफिन्स कहा जाता है। तो पॉलीओलोफिन्स एक आते हैं इनके अंतर्गत। तो पॉलीओलोफिन्स किसे कहते हैं? कि वे बहुलक जिनके एक लघु में क्या पाया जाता है? डबल बॉन्ड, द्विबंध पाया जाता है, पॉलीओलोफिन्स कहलाते हैं। अर्थात जिनके एकलक में डबल बॉन्ड पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं बेटा? पॉलीओलोफिन्स कहलाते हैं। इनमें बेटा इनके अंदर भी 3 कैटेगराइज है। कौन कौन से आ सकते हैं आप खुद ही याद करो। तो पॉलीथीन एक पॉलीथीन हो गया। सेकंड पॉलीप्रोपिलीन यानी पॉलीप्रोपीन, लिख दो शॉर्ट में पॉलीप्रोपीन। और थर्ड क्या है? पॉलीस्टाइरीन। ये 3 टाइप्स में आता है। ये 3 बहुलक का वर्गीकरण बेटा पॉलीओलोफिन्स में आता है। पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन या पॉलीप्रोपीन और पॉलीस्टाइरीन। अब इनके एकलक भी यहीं पे है और कैसे प्रिपरेट भी है बेटा वो यहीं पे देख लो। पॉली को सबसे हटाओ, उनके एकलक ऑलरेडी हो जाएंगे। ये तो बहुलक होगी तो इनके मोनोमर्स क्या होंगे? मोनोमर्स। यहाँ पे लिख देते हैं। पॉलीएथीन का एकलक क्या होगा? एथीन। पॉलीप्रोपीन का एकलक प्रोपीन। और पॉलीस्टाइरीन का एकलक स्टाइरीन। क्लियर हो गया? तो जब एथीन का बहुलीकरण करेंगे तो पॉलीथीन प्राप्त हो जाएगी, पॉलीप्रोपीन का बहुलीकरण करेंगे तो पॉलीप्रोपीन प्राप्त हो जाएगी, स्टाइरीन का बहुलीकरण करेंगे तो पॉलीस्टाइरीन प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से एथीन का क्या बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे, पॉलीथीन बन जाएगा। प्रोपीन का क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन हो गया। स्टाइरीन के लिए बेटा बेंजीन स्ट्रक्चर, और जब बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा हो? CH डबल बॉन्ड CH2, इट्स स्टाइरीन। C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, इसको स्टाइरीन कहते हैं। तो जब स्टाइरीन का बहुलीकरण करेंगे तो क्या बनेगा? पॉलीस्टाइरीन प्राप्त होगा। तो ये 3 बहुलक है बेटा पॉलीओलोफिन्स की। एथीन का बहुलीकरण द्वारा पॉलीएथीन, प्रोपीन के बहुलीकरण द्वारा पॉलीप्रोपीन और स्टाइरीन के बहुलीकरण द्वारा पॉलीस्टाइरीन प्राप्त होती है। तो इनके में पर्टिकुलर प्रिपरेशन और इनके उपयोग प्रॉपर